हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। तो आज हमारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व है। वो पहला क्वेश्चन है इस पेपर से कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। कोई खिलौना है, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एमआरपी है। ठीक है, एमआरपी के ऊपर ही डिस्काउंट होता है। एमआरपी हमें नहीं पता है कितना है। फिर इस एमआरपी के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, वो कितना है? 10% है। एमआरपी हमने मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट के बाद क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगी कोई वस्तु है वो सेलिंग प्राइस में आ जाएगी, यानी कि वो कितने रुपए में बेची है। 100 एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब वो बेची है वस्तु 90 रुपये में। तो फिर वो कितने रुपए में खरीदी होगी? इसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदी होगी। अब ये नहीं पता है, ये जरूर बताया है कि उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है 10%, उसके बाद उसके ऊपर है जो छूट है 10%, उसके बाद भी इसको 20% का प्रॉफिट है। यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू थी, आपने ए ले लिया, एक्स ले लिया, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट है, तो यानी कि 120 आप लिखते हैं और भाग में 100 लिखते हैं, तो वो वैल्यू आ जाएगी सेलिंग प्राइस के बराबर। और सेलिंग प्राइस कितना है? 90 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 90 है। तो यानी कॉस्ट प्राइस, या फिर आप बोल सकते हो ए या फिर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 गुणा में 100 और भाग में 120। इस जीरो से जीरो को काट देंगे, 3 से काट देंगे 9 को तो 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 12 को तो 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 100 को 25 आ जाएगा, जिसका मतलब 25 गुणा 3 75। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी आ गई है भाई? 75। 75 रुपये की वस्तु खरीदी थी। ठीक है, 75 की खरीदी थी। यहाँ तक तो सब ठीक है। इसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, इसने क्वेश्चन कुछ आगे और पूछा है। क्या पूछा है? यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो ये वस्तु 100 रुपये की है, इसके ऊपर अगर 20% का हम डिस्काउंट घटा दें तो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? फिर 90 की बजाय कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। 75 में खरीदी है, 80 में बेचेगा। प्रॉफिट तो अभी भी है, कितने रुपए का है? 5 रुपये का है। 5 रुपये का प्रॉफिट रहेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहेगा। कॉस्ट प्राइस 75 है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। 25 से 4, 25 से 3, ठीक है, 5 गुणा 4 20/3, 20/3। ठीक है, कितना होता है? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा लास्ट में वो 6 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 6 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक समतुल्य बट्टा कितना होगा? यानी कि दो डिस्काउंट दे दिए, 20% के और दूसरा 5% का है। तो ऐसा नहीं कि 20% और 5% 25% हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बेसिक से समझते हैं एक बार, फिर इसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। बेसिक तो क्या है कि 100 रुपये की वस्तु है, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वो हो गई 80 रुपये की। 80 के बाद फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया। 80 का 5% कितना होता है? 4। तो यानी कि 5 नहीं 4 घटाएंगे तो कितने की बच जाएगी? वो 76 रुपये की। ठीक है, वो बच जाएगी 76 रुपये की। 100 की वस्तु थी, 76 की बच गई, यानी कि 24% का डिस्काउंट है। टोटल करके 24% का डिस्काउंट है। ऐसे नहीं कि 20 और 5 25, 24 आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? आपने वो पढ़ा हुआ है, a + b + ab अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 20 माइनस के 5 प्लस के 20 गुणा में 5 और भाग में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगी 20 पंजे 100, ठीक है, 5 से 5, तो ये माइनस के 20 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 25। यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24 आपका आंसर रहेगा। यहाँ भी माइनस का 24 आया था, दोनों साइड से माइनस का 24 ही आता है। तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितना है, 24%। किसके डिस्काउंट के बराबर है, 20%, और जो 5% है वो 24% के समतुल्य के बराबर होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो क्वेश्चन समझ में न आए तो उसको एक बार रिपीट करके देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। लंबवर्तीय शंकु क्या होता है भाई, ये होता है एक लंबवर्तीय शंकु, ठीक है। ये इसका आधार है नीचे, और इसका व्यास है कितना, व्यास क्या है, डी कितना है 4, आर कितना हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई होती है ये, ठीक है, ऊंचाई होती है ये हाइट, और ये होती है आर, ठीक है। हाइट इसने दे रखी है यहाँ पे 2√3, कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी इसने 2√3, और इसको चाहिए एल, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल चाहिए, ठीक है, एल चाहिए। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि इसका स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जिसके बराबर होता है हाइट का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस कितना है यहाँ पे, आर है, तो यहाँ हाइट का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर रहेगा। एल की वैल्यू हमें पता नहीं है, हाइट का स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस में 4 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16, जो कि बराबर होती है 4 के, ठीक है, कितने के बराबर होती है, 4 के। तो एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है, तो उसने बट्टे की दर क्या है, तो दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या है, तो उसने कितने % का बट्टा दिया है, बट्टे का मतलब है डिस्काउंट से। एक व्यापारी ने क्या किया, अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिए। वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, और उसने MRP लिख दिया 120 रुपये, और इसके बाद वो डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट के बाद उसे 10% का प्रॉफिट होता है, और वो सेलिंग प्राइस है ना, वो 10% का प्रॉफिट है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 110 में तो वो बेचेगा ही बेचेगा, 110 में बेचेगा, 120 लिख रखे हैं, 110 में बेचेगा, 10 रुपये डिस्काउंट है, ये 10 रुपये डिस्काउंट है, किसके ऊपर है, ये 120 के ऊपर है, ठीक है, MRP के ऊपर 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये कितना % है, तो 10 रुपये हैं, किसके ऊपर है, 120 के ऊपर है, कितने % है, गुणा के लिए हम करेंगे 100, ठीक है, 0 से हम काट देंगे 0, 4 से काट देंगे हम 3, 4 से काट देंगे हम 25, ठीक है, इतना आ जाएगा अपना 3 से 18, 3 8 24, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 आ जाएगा अपना, ठीक है। कितना डिस्काउंट देता है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। फोर्थ ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा आंसर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है
क्या किया था उसने, एमआरपी 100 रुपये लिख रखा था, सॉरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, एमआरपी उसने 120 लिख दिया, सेलिंग प्राइस उसके 110 थी, 10 रुपये का छूट है 120 के ऊपर, और 10 120 का कितना होता है, 8 से 1/3 होता है। अब चलते हैं इससे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त और एक वर्ग दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान है। इसके आगे क्या कहता है, वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा, देखें भाई 1 मिनट के लिए। प्रश्न क्या है, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफल समान है। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। इसके आगे क्या कहता है, इसके आगे कहता है कि इनकी भुजा और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आप कर सकते हैं, यहाँ तो ए स्क्वायर रहेगा और ये आर स्क्वायर इसके आ जाएगा नीचे, उधर कितना बच गया, पाई ओनली पाई बच गया। पाई के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू तो बचेगी, अनुपात में निकालना हमें। और ये आ जाएगी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ ए चाहिए और सिर्फ आर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो पाई है और उधर 1 है, तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो एक के ऊपर रूट का कोई महत्व नहीं है, तो अपना आंसर लास्ट में क्या जाएगा, रूट पाई अनुपात 1, रूट पाई और अनुपात में 1। आपका ऑप्शन रहेगा फिर बी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, रूट पाई अनुपात 1 आपका करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे चलते हैं हम, इससे अगला प्रश्न है हमारा, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। दूध और पानी का मिश्रण है एक, जो कि 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है। हमने एक डब्बा लिया, इसके अंदर 40 लीटर दूध है, जिसके अंदर पानी भी है, जिसके अंदर क्या क्या है भाई, पानी है। इस साइड में हमने पानी ले लिया और इधर हमने ले लिया दूध, और जो अनुपात बताया है ना, वो पानी का है 10%। 10% कितना है, 10%। 10% कितना होता है, 10 का ना सॉरी 40 का 10% होता है 4, ये 4 है, तो ये कितना है 36, तभी तो 40 होगा। इसके बाद प्रश्न में आगे कंडीशन क्या कहता है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20 हो जाए। अब ऐसा नहीं कह सकती कि 10% 4 है तो 20% 8 हो जाएगा, कि 4 और मिला दे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कितना और मिला जाए कि ये 10% ये 20% हो जाए, इसके अंतर्गत कितना और ऐड करें कि ये 20% हो जाए। अगर ये 10% है तो उस समय इसकी वैल्यू 90% है। अब उधर बढ़ा दिया तो ये तो 36 रहेगा, लेकिन वो वैल्यू ऑफ परसेंटेज है वो घट जाएगी, ये 80% होंगे, और 80% कितने रहेंगे, 36। ये 90% भी 36 है और ये 80% भी 36 है। क्यों, क्योंकि उस समय 90% 36 है तो उस समय पानी 4 लीटर है, जब ये 80% 36 है तो इसका मतलब पानी कुछ ज़्यादा है, ठीक है। अगर 80% है और उधर 20% है, 80% 20% का कितना है, 1/4 होता है ना, इसको 4 से भाग करेंगे तभी तो 20 आएगा, तो इसको भी तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 20% कितना है, 9 है। तो 4 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 4 में कितना जोड़ेंगे, 4 में हम 5 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, 4 में हम 5 जोड़ेंगे तब 9 आएगा। तो आपका आंसर रहेगा 5 लीटर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक बार फिर देख सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा भी है और कंफ्यूज भी कर सकता है। 40 लीटर मिश्रण है, दूध है और पानी है, सिर्फ पानी का रेशियो दिया है 10% और एक 20%। 10% है तो उस समय ये 4 लीटर है, उस समय ये
36 लीटर है। और आगे क्या करते हैं, इसमें पानी और बढ़ा देते हैं। पानी बढ़ाने से क्या हो जाता है कि ये नहीं पता कितना बढ़ा, लेकिन इसका परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, 20% हो जाता है। और इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा फिर, अगर वो 20 है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 ही होता है। अगर 100 की वैल्यू 36 है, 80 की वैल्यू 36 है, तो हमें चाहिए फिर 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 4 पहले है, अब 9 हो गई, तो कितना पानी और डाल दिया गया, तो 5 लीटर पानी और डाल दिया गया। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम इसके आगे। ठीक है, इससे अगला प्रश्न हमारा, यदि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, काफी बड़ा अनुपात है भाई। इसको सोल्व करते हैं और इसको बड़े आराम से देखेंगे हम, और बड़ा आसान भी है। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक देखेंगे क्या ट्रिक है। सबसे पहले तो आप ई तक लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ठीक है, यहाँ ए अनुपात बी है वो 1:2 है, बी अनुपात सी है वो 3:4 है, सी अनुपात डी है वो 6:9 है, डी अनुपात ई है वो 12:16 है। इतना बड़ा है। पहले तो हम क्या करते थे, ए बी बी सी का निकाल लेते थे, फिर सभी का निकालने के बाद फिर डी के साथ कंपैरिजन करते थे, फिर डी के साथ कर ले, फिर ई के साथ करते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सा जहां भी ये लास्ट डिजिट होती है इसको आगे खींच के ले जाए, यानी कि यहाँ भी 2 रख दें, यहाँ भी 2 रख दें और यहाँ भी 2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ इसमें 4 लास्ट है तो 4 को खींच के ले जाएंगे, यहाँ भी 4 रख देंगे और यहाँ भी 4 रख देंगे। यहाँ लास्ट में 9 है तो इधर 9 तक खींच के ले जाएं भाई आप। ठीक है, इधर आगे क्या लिखेंगे, जो यहाँ फर्स्ट है उसको आगे ले आएंगे। 3 है तो यहाँ 3 रख दें, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 रख देंगे और यहाँ भी 6 रख देंगे, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 रख देंगे, यहाँ भी 12 रख देंगे और यहाँ भी 12 रख देंगे। ठीक है, अब मल्टीपल करेंगे ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी ज़्यादा ही मल्टीपल आएगी। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या जो इन 4 5 टर्म पांचों की पांचों में वो है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। अगर वो कंडीशन पांचों की पांचों में होती है तो आप उसको काट सकते हैं। जैसे कि अगर मैं काटना चाहूँ तो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कैसे कि 4 तिये 12 होते हैं, क्योंकि 3 तिये 9 होते हैं, तो हमने काट दिए 4 तिये 12। ठीक है, 12 कट गए। इसके बाद बच गया अपने पास 6, इसमें भी है 6, इसमें भी है 6, इसमें भी है, और 3 दूनी 6 इसमें भी है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ दिखाई ऐसे देगा 2 और 3 इसके अंदर भी है, तो 6 यहाँ भी है, तो आप काट सकते हैं। 3 दूनी 6 यहाँ भी काट दिया, 2 तिये 6 यहाँ भी काट दिया है, 3 बचेगा, 6 काट दिया, 6 काट दिया, फिर 6 काट दिया। इसके बाद क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, 4 यहाँ 4 कट सकता है, यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, फिर और आगे नहीं कटेगा। तो इसके आगे आप 2 काट सकते हो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 बच जाएगा, 2 इसमें है तो आ जाएगा आपका 8। अब जो बचता हो उसके ऊपर से नीचे गुणा करेंगे। ऊपर यहाँ 1 और 3 बचे हैं तो 1 और 3 की गुणा 1 आ जाएगी। यहाँ 3 की गुणा किसी के साथ बचती है, सिर्फ 3 है भाई। ठीक है, 3:3 का तो नहीं होगा भाई शायद। हमने कोई गलत तो टर्म नहीं ले ली। 1 2 3 4 6 9 और 12 16। यहाँ से सिर्फ 3 बचे हैं, और यहाँ से 4 आए हैं, यहाँ से 3 दूनी 6 आए हैं, और यहाँ से 8 आए हैं। 4 6 8 लास्ट में बचते हैं। 4 6 8 तो नहीं है भाई, सारे के सारे में 16 है, कुछ ज़्यादा ही काट दिए शायद, ज़्यादा ही काट। एक बार फिर देखते हैं, काटने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी भाई शायद।
सॉरी, एक मिनट के लिए फिर देखते हैं। 1:2 है, फिर बी और सी का कितना है, 3:4 है, और 6:9 है। इसके आगे क्या है आपका, 12:16 है। तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6:9 था ना, तो ये 9 है, ये 6 है, ये 6 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, और यहाँ भी 12 आ जाएगा। हमने काट दिया था सबसे पहले 12, 12, 12, 12, 12, और कितना, 4 3 12, ठीक है ना, 4 3 12, 3 3 होते, ठीक है भाई। इसके बाद काट दी थी हमने 6, 6 6 6, ठीक है, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 3 6, ठीक है, इतना हमने काट दिया था। अब काट दें हम, इससे आगे नहीं कटेगा, हमने 2 से काट दिया था क्योंकि इसमें 2 नहीं है भाई, इतना ही है, ठीक है, इससे आगे नहीं कटेगा, तो गलत काट दिया होगा पीछे, ठीक है। यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ 4 दूनी 8 बचेगा, यहाँ 4 3 12 बचेगा, यहाँ सिर्फ 16 बचेगा, ठीक है, ये होगा भाई 3 6 8 12 16, 3 6 अनुपात में रहेंगे, 3:6:8:12:16, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान से काटना आप, जो भी आप काट रहे हो। यहाँ पे हमने पीछे थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब हमने ठीक कर लिया है, 3 6 8 12 16, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वो भी कुछ रेशियो में ही दिया है। क्या है कि x:y है, वो 2:5 में है। x:y है, x:y किसके बराबर दिया है, 2:5 दिया है। इससे आगे क्या कहता है कि 5x + 3y, 5x + 3y, और अनुपात में क्या दिया आगे, आगे दे रखा है 5x - 3y, 5x - 3y, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप इसको लिख सकते हो x/y, इसको लिख सकते हो 2/5, इसके सामने हो इसकी वैल्यू, इसके सामने हो इसकी वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस में y की वैल्यू 5 है तो 5 3 15 आ जाएंगे, ठीक है। फिर अनुपात में x की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10 आ जाएंगे, y की वैल्यू 5 है तो -15 आ जाएंगे, ठीक है, -15 आ जाएंगे। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 25:-5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 25 रेशियो है तो आप बटे में लिख सकते हो -5, तो 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, ठीक है, माइनस था तो आपका आंसर आ जाएगा -5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर होगा फिर -5। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। हम चलते हैं फिर इससे आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन है वो 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, तो 3 कैंडिडेट हैं, इनके जो मासिक वेतन दे रखे हैं, इनका अनुपात दिया है, और किन्हीं 2 का डिफरेंस दिया है। प्रश्न क्या कहता है कि ए बी सी के मासिक वेतन है ना, वो 2:3:5 में है। ए अनुपात बी अनुपात सी है, 2:3:5 में है, ठीक है। ए बी सी का 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ये 2 है तो इसका 3 है, 3 है, 3 की वैल्यू, इसका 3 अधिक है ए से, तो 3 की वैल्यू दी है 12,000, कितनी दी है, 12,000,
ठीक है, 12,000 दी है। इसके आगे क्या कहता है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, 3 की वैल्यू 12,000 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 ही है, तो बी की वैल्यू भी 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा फिर 12,000 हो जाएगा। बी का मासिक वेतन कितना रहेगा, 12,000 रहेगा। ठीक है, बी का मासिक वेतन रहेगा 12,000। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। हम बढ़ते हैं फिर इससे आगे के प्रश्न की तरफ। इससे अगला प्रश्न है, अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14 रुपये का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, क्या था। एक 100 रुपये की साइकिल है, ठीक है, ये है एमआरपी, सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये है भाई कॉस्ट प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। 100 रुपये की साइकिल है, अनिरुद्ध क्या करता, 8% के लाभ पर बेच देता है, 108 रुपये में ये बेच देता है। इसके बाद क्या कहता है ये कि यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। अगर यही साइकिल 100 रुपये वाली 75 अधिक में बेचता, ठीक है ना, 75 अधिक में बेचता, तो ये 14% यानी कि अभी परसेंट में चल रहे थे ना, इनकी तुलना इनके साथ करेंगे, सीधा जोड़ना नहीं है, ये अलग बात होती है, ठीक है, और ये अलग बात होती है। ठीक है, ये परसेंटेज के बाद है, ये परसेंटेज के बाद वो अलग से पैसे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। कभी आप ऐसा करो कि इसमें जोड़ लो। अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझे कि एक साइकिल थी, पहले 100 में खरीदी, फिर वो 108 में बेच देता है। अगर वो ऐसा न करके 14% लाभ पर बेचता, यदि वो 114 में बेचता है तो उसको 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंस तो आया है वो तो आया है 8 और 14 का, कितना आया है 6, लेकिन वास्तव में रुपए में कितना आया है 75 का, यानी 6 की वैल्यू 75 है। हमें चाहिए किसकी होती है, 100 की, किसकी चाहिए है 100 की। फिर क्या करेंगे, डिवाइड में 6, 100 की है तो गुणा में 100, 3 दूनी 6, 3 से काट देंगे 25, 2 से काट देंगे 50, 25 पंजो 125। ठीक है, यानी कि उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस है वो 1250 रुपये। उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 1250 रहेगा। आपका ऑप्शन बी है, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, 1250 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हम बढ़ेंगे फिर इससे आगे की तरफ। इससे अगला प्रश्न क्या है हमारा, रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, उसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो रीचा का लाभ प्रतिशत क्या है। रीचा ने कोई वस्तु 4/5 के सूची मूल्य पर खरीदा, यानी कि ये तो उसकी एमआरपी थी और ये उसने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, 5 रुपए लिखे हुए थे, उसने 4 रुपए में खरीदी। अब क्या कहता है, क्या कहता है प्रश्न आगे कि इसे सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेच दिया। सूची मूल्य है 5 रुपए, 5 का 20% कितना होता है 1, ठीक है, 5 का 20% कितना होता है 1, 10% होता है 0.5, नहीं तो आप 20% निकाल के देख सकते हैं। इसका मतलब है उसने सेल की है, वो सेल की है 6 रुपए में, ठीक है, खरीदी 4 में, 5 रुपए लिखे हुए थे, 4 में खरीदी, 6 में बेच दी। अब प्रश्न आगे क्या कहता है आपको, रीचा का लाभ प्रतिशत, रीचा का लाभ प्रतिशत, 4 की वस्तु 6 में खरीदी, 2 रुपए का लाभ है, 4 के ऊपर 2 कितने हैं 50%, तो आपका आंसर आएगा 50%। 2 रुपए का लाभ है कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करते हैं, तो 2 से काट देंगे हम, कितना आ जाएगा 50, ठीक है, तो लाभ परसेंट कितना रहेगा आपका 50%, तो आपका प्रॉफिट है वो कितना है 50%। आपका ऑप्शन 50%, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं इससे आगे की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी, 450 रुपये में एक चादर खरीदी है भाई,
इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ के बेच दिया है। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या है? जो लाभ होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य पर होता है, और इस प्रश्न में जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर है। हम प्रॉफिट परसेंटेज काउंट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, पर यहाँ पे इसने सेलिंग प्राइस पे काउंट कर लिया है। इस पे करते हैं लेकिन इस पे कॉस्ट प्राइस पे नहीं करके इसने किस पे कर लिया? सेलिंग प्राइस पे। तो इसका वास्तविक लाभ परसेंट तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, और वो कितना है? क्या है? एक आदमी ने चादर 450 रुपये में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस है उसका 450 रुपये में। कितना है? 450 रुपये। और इससे आगे क्या कहता है प्रश्न कि वो इसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ के बराबर बेच देता है। 10% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/10। ठीक है, 1/10। और ये यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगी? सेलिंग प्राइस 10 रुपए की है, प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 9 रुपए की। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 9 की है। ठीक है, 9 की है। कॉस्ट प्राइस 9 है और 9 की वैल्यू कितनी है? 450 है। ठीक है, 450 है। प्रश्न में पूछा क्या था कि चादर का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 10 है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य कितना है? 10 है। 9 की वैल्यू कितनी है? 450। 9 5 45, यानी कि 50 गुना है। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का 50 गुना कितना हो जाएगा? 500। उस चादर का सेलिंग प्राइस क्या है? 500 रुपये है। ठीक है, कितना रहेगा? 500 रुपये रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर देख लें कि कॉस्ट प्राइस 400 रुपये, 450 रुपये है। 10% प्रॉफिट है जो कि कॉस्ट प्राइस पे नहीं होकर सेलिंग प्राइस पे है। सेलिंग प्राइस अगर 10 है तो 1 का प्रॉफिट है, 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब वो 9 में खरीदी थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस 10 है, 1 लाभ है, 10 में बेची तब 1 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 1 रुपये कम में खरीदी थी, 9 में खरीदी थी। 9 की वैल्यू 450 है, तो 10 की वैल्यू 500 रुपये है। अब देखते हैं इससे अगला प्रश्न। इससे अगला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। इसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? बड़ा सरल प्रश्न है, जल्दी से सोल्व करें। ऐसे प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप जल्दी से सोल्व करें। ठीक है, जल्दी से सोल्व करें और बताएं। प्रश्न क्या था? किसी आदमी ने ना किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है। 700 रुपये में बेचा तो 30% की हानि हुई। वापस कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए गुणा में 100, अब 100 भाग में 70 कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या कहता है? इसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ऐसा करने से, इसके ऊपर 30% लाभ गुणा में 30 भाग में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। जो भी कटता है ये कितने से? 10 से। कितना जाएगा? 1300। ठीक है, सेलिंग प्राइस अब क्या हो जाएगा? 1300। 1300 डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इससे अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है। प्रश्न को समझें। गेहूं का जो मूल्य है वो 20% कम हो गया और ललिता खरीदने के लिए गई गेहूं तो 320 रुपये में 320 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है। 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है। प्रश्न को समझे। ललिता गई दुकान पे गेहूं खरीदने के लिए 320 रुपये लेकर। अब गेहूं वाले ने कहा कि भाव हो पहले से 20% घट गया है, तो आप चाहे तो अपने रुपए वापस ले सकती हो या फिर आप गेहूं ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि भाव कम हो गया। इसने पूछा अगर मैं 320 रुपये लेके आई हूँ
तो 20 रुपये 20% घट गया, तो पहले जितनी मात्रा चाहिए तो मुझे कितने रुपये आप वापस दोगे। तो इसने कहा कि 320 के 20%, ठीक है, 320 के 20%, जो कि हो जाते हैं अपने 64 रुपये, ठीक है ना। 320 ये ना प्रश्न में 320, हाँ 64 रुपये। या तो आप 64 रुपये वापस ले सकते हो या 5 किलोग्राम ले सकते हो, यानी कि कोई भी एक चीज़, यानी कि सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि 64 रुपये में 5 किलो गेहूँ आते हैं। 64 में कितने आते हैं, 5 किलो। तो ये तो आ गया आपका वर्तमान का भाव, जो पॉइंट में आएगा जितना भी है, ठीक है। करेक्ट तो जाता नहीं कंप्लीट, तो पॉइंट में आएगा। इसके आगे कहता है गेहूं का आरंभिक, ठीक है, कोई भी मूल्य था उसके ऊपर 20% यानी कि 80/100 हुआ, तभी तो ये वैल्यू आई। तो ये वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100 भाग में 80 कर देंगे, 0 से एक 0 काट देंगे, 8 8 64, 8 आ जाएगा, 5 से आ जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। तो 16 रुपये पर केजी जो भाव है वो है आरंभिक भाव। तो पहले क्या भाव था, 16 रुपये पर केजी का भाव था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।